नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी। गहलोत बोले विपक्ष को चुप कराने की साजिश। यूपी में ट्रांसफर विवाद पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। पीडब्ल्यूडी विभाग के 6 अधिकारी हुए सस्पेंड। फिर बढ़े कोरोना केस। 24 घंटे में 21,566 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 4.25%। भारत नेट परियोजना में देरी पर सरकार ने ठेका लेने वाली कंपनी को दिया नोटिस, मांगा गया जवाब। और ईडी दफ्तर के बाहर आज कांग्रेस का प्रदर्शन। विपक्षी दल के नेताओं के उत्पीड़न का लगाया गया आरोप। सोनिया गांधी की सेहत को देखते हुए कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ईडी अधिकारियों से निवेदन किया था कि संभव हो तो वो सोनिया गांधी से उनके निवास पर आकर ही पूछताछ कर लें। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने यह निवेदन मान भी लिया था और कहा था कि अगर वो नहीं आ सकती हैं तो वो सोनिया गांधी के घर जाकर उनका बयान ले लेंगे। लेकिन जब सोनिया गांधी को ये बात बताई गई तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि वो खुद ईडी दफ्तर जाएंगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि आई कैन हैंडल। महत्वपूर्ण है कि सोनिया गांधी की तरफ से ईडी से यह दरख्वास्त जरूर की गई थी कि उन्हें कुछ जरूरी दवाइयां लेनी होती हैं और साथ ही उन्हें नेबुलाइज करना होता है, उसके लिए उन्हें ब्रेक दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए ईडी के अधिकारी राजी हो गए। सोनिया गांधी से ईडी विशेष पूछताछ की तैयारी में है। ईडी की अतिरिक्त महानिदेशक मोनिका शर्मा के नेतृत्व में 3 चरणों में सोनिया गांधी के साथ पूछताछ की जाएगी। दस्तावेज दिखाकर भी पूछताछ होगी। ईडी सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी के कहने पर उन्हें बीच बीच में आराम दिया जा सकता है। पहले चरण में 7 व्यक्तिगत सवाल पूछे जाएंगे और उसके बाद यंग इंडिया को लेकर पूछताछ होगी। दूसरे चरण में एजेएल और कांग्रेस को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। तीसरे चरण में सभी पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर के बाद विवाद हुआ था और इस ट्रांसफर में गड़बड़ी को लेकर यह विवाद पैदा हुआ था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख दिखाया है। सीएम के सख्ती के बाद अब पीडब्ल्यूडी के 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे पहले जितिन ओएसडी आईएएस अनिल कुमार पांडे को हटाया गया है और इसके बाद फिर प्रधान सहायक संजय चौरसिया और पीडब्ल्यूडी विभाग के एचओडी मनोज गुप्ता को सस्पेंड किया गया है। कार्रवाई का दौर आगे भी जारी रह सकता है। विभाग के प्रमुख अभियंता राकेश सक्सेना और वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र यादव भी सस्पेंड हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित को भी अब निलंबित कर दिया गया है। वहीं बुधवार को पूरे दिन ये मामला तूल पकड़े रहा। बताया जाता रहा कि विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद नाराज चल रहे हैं, जिसके बाद वे दिल्ली गए और वहां उनके बीजेपी अध्यक्ष समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की बात भी सामने आई। लेकिन शाम होते होते मंत्री का बयान सामने आ गया। जब मंत्री से नाराजगी की खबरों पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, नाराजगी की कोई भी बात नहीं है। राष्ट्रीय नेता से कभी भी मिल सकते हैं। जहां तक केंद्रीय नेताओं से मिलने की बात है, जब भी हमें समय मिलता है हम उनसे मिलने आते हैं, लेकिन अभी उनसे मिलने का मेरा कोई विचार नहीं है। देश में गुरुवार को कोरोना के नए मामलों में उछाल दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में 21,566 नए मामले सामने आए। सक्रिय केस भी बढ़कर 1.5 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह 8 बजे अपडेट आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय कोरोना केस अब 1,48,881 हो गए हैं। बुधवार की तुलना में आज सक्रिय केस 3,227 के केस का इजाफा हुआ है। दैनिक संक्रमण दर 4.25% दर्ज की गई। बुधवार को कोरोना के 20,557 नए मामले सामने आए थे और उनकी तुलना में आज 1,009 केस ज्यादा दर्ज किए गए। हालांकि बीते 24 घंटे में 18,294 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। गुरुवार को देश में कोरोना से 45 मौतें हुई हैं। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 5,25,870 मौतें हो चुकी हैं। वहीं कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी टीकाकरण अभियान में अब तक 200 करोड़ से ज्यादा टीके भी लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में बताया कि भारत नेट परियोजना के तहत काम पूरा करने के लिए एक निजी फर्म को दिया गया समय 6 बार बढ़ाया गया है और इस देरी के लिए कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दूसरे चरण के तहत 5,987 ग्राम
पंचायतों को 1 साल के भीतर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाना था। मुख्यमंत्री ने उत्तर में कहा कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को 18 जुलाई 2018 को काम आवंटित किया गया था और इस साल 31 मई तक 5036 ग्राम पंचायतों में काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष 951 को कवर करने के लिए 1 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिया गया समय 6 बार बढ़ाया गया और एजेंसी को निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य पूरा नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई प्रक्रिया में इस साल 31 मई तक परियोजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी जो है 2464.14 करोड़ रुपए थी, जबकि राज्य की हिस्सेदारी 112.82 करोड़ थी। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में छत्तीसगढ़ में करीब 4000 पंचायतों को शामिल किया गया। आपको बता दें कि भारत नेट परियोजना ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए विकसित किया जा रहा है। कांग्रेस आज ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसी को लेकर आज 21 जुलाई को देश भर में केंद्रीय एजेंसियां प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालयों को सम्मुख प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसी कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में देहरादून स्थित ईडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड में कांग्रेस ने राज्य में लोक सेवा आयोग की भर्तियां, पुलिस विभाग की भर्तियां और सहकारिता विभाग में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के साथ सचिवालय कूच किया था। इसके बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, साथ में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा वहीं धरने पर बैठ गए। महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा शासन में सभी विभागों में हो रही भर्तियों में भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के साथ ही अपनों को रेवड़ी बांटने का काम किया जा रहा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी। गहलोत बोले विपक्ष को चुप कराने की साजिश। यूपी में ट्रांसफर विवाद पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। पीडब्ल्यूडी विभाग के 6 अधिकारी हुए सस्पेंड। फिर बढ़े कोरोना के 24 घंटे में 21,566 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 4.25%। भारत नेट परियोजना में देरी पर सरकार ने ठेका लेने वाली कंपनी को दिया नोटिस, मांगा गया जवाब। और ईडी दफ्तर के बाहर आज कांग्रेस का प्रदर्शन। विपक्षी दल के नेताओं के उत्पीड़न का लगाया गया आरोप। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है।
कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। उमस भरी गर्मी से बेहाल दिल्ली वासियों को बारिश से राहत मिली। महज 3 घंटे की बारिश से ही दिल्ली में 51.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। दिल्ली के आधिकारिक मानक केंद्र सफदरजंग पर सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 52.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसूनी गर्द इस समय उत्तर भारत में पहुंच गई है और ऐसे में अगले 4 से 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर, बिहार व झारखंड तक अच्छी बारिश के आसार हैं। उधर 3 घंटे की तेज बारिश से 7 फ्लाइट को डायवर्ट करना पड़ा है। वहीं 11 जगहों पर जल जमाव के कारण 5 जगहों पर पेड़ गिरने से सड़कों में जाम लग गया। मौसम विभाग ने एक दिन पहले बुधवार को बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया था। हालांकि दोपहर तक यह अलर्ट जो है येलो से ऑरेंज कर दिया गया। सुबह से ही दिल्ली में तेज धूप निकल रही और उमस से लोग बेहाल दिखे। दोपहर 1 बजे करीब मौसम ने एकाएक करवट ली और आसमान में काली घटा छा गई। कुछ पलों में ही बादलों ने तेज गर्जना के साथ बरसना शुरू किया और करीब 40 मिनट तक लगातार बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार तेज बारिश होने की वजह से उमस और गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है। शाम 3 बजे करीब बारिश के फुहारे कम हुए और जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर यानी कि 35.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 अधिक 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा की रफ्तार मध्यम रही व नमी का स्तर 69 से 100% तक रहा। सुबह से ही वातावरण में उमस अधिक होने के कारण चिपचिपी गर्मी से लोग परेशान दिखे थे। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी और उमस दोनों से ही राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में जो है बुधवार को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि अगर उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई और एफआईआर दर्ज की जाती है तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। पीठ ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल को समाप्त करने का भी निर्देश दिया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि राजधानी की पटियाला हाउस अदालत में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष 20,000 रुपए का एक मुचलका जमा करने के बाद जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दिल्ली पुलिस ने पूछताछ और जांच कर ली है तो लगातार कस्टडी में रखने का कोई भी औचित्य नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सभी मामलों को एक जगह जमा करके कोई एक एजेंसी जांच करे, इसलिए सभी मुकदमों को जांच के लिए दिल्ली पुलिस को दिया जाता है। जुबैर को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जुबैर को ट्वीट करने से नहीं रोक सकते, महज आशंका के आधार पर उसके अभिव्यक्ति के अधिकार को नहीं रोका जा सकता, पर हाँ वो जाहिर तौर पर अपने ट्वीट के लिए कानूनी तौर पर जवाबदेह होंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में कोई भी और मुकदमा दर्ज होता है तो उस पर भी यही आदेश लागू होगा। जुबैर इन मामलों को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं। जुबैर पर कुल 7 एफआईआर यूपी में दर्ज हुई है, एक मुकदमा दिल्ली में है। कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। अब जुबैर को हिरासत में रखने का कोई भी औचित्य नहीं है। महाराष्ट्र में बीते काफी दिनों से चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के सभी विभागों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। उन्होंने इन भंग करने के पीछे जो है कोई भी कारण नहीं बताया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी है। राक्पा के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट किया, राक्पा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के अनुमोदन से सभी विभाग प्रकोष्ठ तत्काल प्रभाव से भंग किए जाते हैं। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री पटेल ने इस अचानक उठाए गए कदम के कारण का खुलासा नहीं किया है।
आपको बता दें कि राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार के सत्ता से बाहर होने के करीब 3 हफ्ते बाद शरद पवार ने कदम उठाया। गौरतलब है कि राज्य में शिवसेना, रासपा और कांग्रेस ने मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार को बनाया था। शिवसेना के भीतर बगावत की वजह से राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता से बाहर हो गई। राज्य में महाविकास अघाड़ी बनाने में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की भूमिका सबसे अहम रही। राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार करीब 2.5 सालों तक चली थी। विपरीत विचारधारा वाली शिवसेना के साथ सरकार चलाने का श्रेय शरद पवार को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के 20 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी सुविधा देने जा रही है। अब सरकारी कर्मचारी, पेंशनरों और उनके परिवारजनों को कैशलेस इलाज की सुविधा आज से उपलब्ध होगी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के लोक भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी सुबह 11 बजे कैशलेस हेल्थ कार्ड का शुभारंभ करेंगे और इसके लिए 10 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। अब हेल्थ कार्ड दिखाकर सरकारी कर्मी व उनके परिजन सरकारी अस्पताल व योजना से संबद्ध अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक यूपी देश का पहला राज्य होगा जहां सरकारी कर्मचारी, पेंशनरों और उनके परिवारजनों का कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कैशलेस इलाज देने का वादा किया था और इसके बाद अपने दूसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना को अपने 100 दिनों के एजेंडे में भी शामिल किया। कैशलेस इलाज की व्यवस्था लागू होने से राज्य कर्मचारी और पेंशनर या उनके परिवारजन निजी अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकेंगे। सरकारी संस्थानों में खर्च की कोई सीमा नहीं होगी। इसके अलावा भुगतान करने और रिवर्समेंट लेने की पुरानी व्यवस्था भी जारी रहेगी। इसके अलावा कई महंगी जांचें, बीमारियों का इलाज भी अब आयुष्मान योजना की जद में आने से लोगों को बड़ी सुविधा मिल सकेगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के प्रतिदिन बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर की है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक हुई और इसमें हिमाचल में प्रतिदिन 3% बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर राज्य सरकार को स्थिति संभालने के लिए कहा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि सैंपलिंग बढ़ाने के साथ साथ लोगों को बूस्टर डोज जल्द लगाए जाएंगे ताकि संक्रमण रुक सके। हिमाचल में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3157 पहुंच गया है। अस्पतालों में 54 लोग भर्ती हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए सैंपलिंग बढ़ा दी है। प्रतिदिन 5000 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं और इसके अलावा अन्य सख्त कानून उठाने के लिए भी प्रदेश सरकार फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि बैठक में प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पांडा, एनएचएम एमडी हेमराज बैरवा उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 583 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं ऊना में 80 वर्षीय बुजुर्ग की संक्रमण से मौत हो गई। ऊना के थाना कला में राज्य स्तरीय एनसीसी शिविर में विभिन्न जिलों में पहुंचे 8 कैंडिडेट भी संक्रमित पाए गए। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी। गहलोत बोले विपक्ष को चुप कराने की साजिश। यूपी में ट्रांसफर विवाद पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। पीडब्ल्यूडी विभाग के 6 अधिकारी हुए सस्पेंड। फिर बढ़े कोरोना के 24 घंटे में 21,566 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 4.25%। भारत नेट परियोजना में देरी पर सरकार ने ठेका लेने वाली कंपनी को दिया नोटिस, मांगा गया जवाब। और ईडी दफ्तर के बाहर आज कांग्रेस का प्रदर्शन। विपक्षी दल के नेताओं के उत्पीड़न का लगाया गया आरोप। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के खिलाफ विपक्ष ने बुधवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया।
इसके चलते लगातार तीसरे दिन दोनों सदनों की कार्रवाई ठप रही। शोर शराबे से नाराज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि जनता आपसे नारेबाजी की जगह जो है सार्थक चर्चा और संवाद की उम्मीद करती है। दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसद वेल में नारेबाजी करने लगे। लोकसभा में प्रश्नकाल थोड़ी देर ही चला। सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगन के बाद शाम 4 बजे आरंभ हुई तो सुबह की तरह ही विपक्ष तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। पीठासीन सभापति मिथुन रेड्डी ने हंगामे के बीच ही शून्यकाल शुरू कराया और 3 सदस्यों ने अपने अपने विषय उठाए। नारेबाजी जाहिर रहने पर रेड्डी ने कार्रवाई जो है आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। राज्यसभा में हंगामे से शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया। भोजनावकाश के बाद उपसभापति हरिवंश ने हंगामे के बीच सामूहिक संहार के आयुध उनकी परिधान प्रणाली विधेयक पर चर्चा कराने की कोशिश की, लेकिन नारेबाजी जारी रही। हंगामा बंद न होने पर उपसभापति ने 2 बजे सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद सबको मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी नारेबाजी बंद नहीं होने पर कहा कि आपको जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ भेजा है। जनता आपसे नारेबाजी तख्तियां लहराने की उम्मीद नहीं करती, जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद करती है। आपका आचरण सदन की गरिमा को गिरा रहा है। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के परिणाम आज घोषित हुए। पिछले चुनाव में नगर निगम में खाली हाथ रही कांग्रेस पार्टी ने इस बार 5 नगर निगम जीते और 2 जगह पार्टी बहुत कम अंतर से हारी। 23 साल में कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए मैं प्रदेश की जनता और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। कमलनाथ ने कहा कि आज मध्य प्रदेश के सभी 16 नगर निगम के नतीजे सामने आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, रीवा, छिंदवाड़ा में जीत हासिल कर चुकी है। बुरहानपुर और उज्जैन में जनता ने कांग्रेस को जिता दिया था, लेकिन षड्यंत्र की राजनीति और प्रशासन के दुरुपयोग से ये सीटें कांग्रेस के खाते में नहीं आ सकी। 1999 के बाद जब से महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से हो रहा है, उसमें भी यह कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अगर पिछले 23 साल के नगर निगम चुनाव के परिणाम पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस पार्टी को 1999 में 2 सीट भोपाल और जबलपुर, 2004 में भोपाल और देवास, 2009 में देवास, उज्जैन और कटनी और 2014 में कोई सीट नहीं मिली, जबकि इस बार 2022 में हमने 5 नगर निगम जीते। कमलनाथ ने आगे कहा कि पिछले नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 16 नगर निगम जीते थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 7 नगर निगम निकल गए। भाजपा यह चुनाव पूरी तरह से हारी है, लेकिन हार के बावजूद भाजपा वाले ढोल बजा रहे हैं। भाजपा की हालत यह हो गई है कि बच्चा किसी और के घर में होता है और मिठाई भाजपा के लोग बांटने लगते हैं। कमलनाथ ने आगे कहा कि महाकौशल में कांग्रेस की जीत हुई है। ग्वालियर और चंबल में कांग्रेस पार्टी ने 57 साल का सबसे जबरदस्त प्रदर्शन किया। रीवा नगर निगम को जीतकर विंध्य क्षेत्र में भी कांग्रेस का परचम फहरा दिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का चेरापूंजी का एक कथित वीडियो वायरल होने के बाद नाना पटोले ने कहा है कि मेरी बदनामी की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेता चित्रा वाघ पर नाना पटोले के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट पर पोस्ट किया और ट्विटर पर नाना पटोले का एक महिला के साथ वीडियो भी शेयर कर निशाना साधा। चित्रा वाघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वीडियो को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उधर चित्रा वाघ द्वारा ट्विटर पर वीडियो शेयर कर नाना पटोले से सवाल पूछने के बाद नाना पटोले ने कहा कि कानूनी मार्ग से इसका जवाब दिया जाएगा। अपने वायरल वीडियो को लेकर आज नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते समय नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ही गंदी हो गई है। उन्होंने कहा है कि मेरी व्यक्तिगत बदनामी करने के लिए यह वीडियो अपलोड किया गया है। राज्य में जब भी ओबीसी नेता अपना स्थान बनाता है तब तक उसके बदनामी का कष्ट और षड्यंत्र रचा जाता है। सामाजिक क्षेत्र में इस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं और जब से मैं यहां आया हूं मैं ऐसी चीजों के लिए तैयार हो गया हूं। हमारी पार्टी इसकी जांच करेगी। और इसी के साथ नाना पटोले ने चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी कानूनी टीम से वीडियो की जांच करने और चित्रा वाघ के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने पूरे देश का दिल जीता है। उन्होंने यूपीए का गठबंधन किया है।
सोनिया गांधी ने यूपीए का गठबंधन किया। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा था। उनके परिवार में इंदिरा गांधी की शहादत हुई थी। जबकि पवन खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एजेंसी से गठबंधन है, साजिश है कांग्रेस को रोकने की, विपक्ष को चुप कराने की। साजिश है सोनिया गांधी से ईडी विशेष पूछताछ कराने की। ईडी के अतिरिक्त महानिदेशक मोनिका शर्मा के नेतृत्व में 3 चरणों में आज सोनिया गांधी के साथ पूछताछ की जा रही है। दस्तावेज दिखाकर पूछताछ होगी। ईडी सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी के कहने पर उन्हें बीच बीच में आराम भी दिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन करेगी, इसे लेकर संशय बना हुआ है। माना जा रहा है कि टीएमसी आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर अपना रुख स्पष्ट करेगी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आज शाम 4 बजे कालीघाट स्थित घर पर पार्टी के सांसदों की बैठक बुलाई है। बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर फैसला किया जाएगा। गौरतलब है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा को 17 विपक्षी दलों की ओर से संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की थी, जिस पर टीएमसी ने कहा है कि वो 21 जुलाई को इस पर अपना रुख साफ करेगी। विपक्ष ने आगे कहा कि एक तरफ मार्गरेट अल्वा तो एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे कालीघाट स्थित उनके आवास पर पार्टी के सांसदों की उन्होंने बैठक बुलाई है। पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। ममता बनर्जी बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए पार्टी के सांसदों के साथ विचार विमर्श भी करेंगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद टीएमसी उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा भी कर सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।